हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनमोल एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। जैसा कि आपको पता है कि लाइफ प्रोसेस में 4 यूनिट दिए हैं। 4 यूनिट कौन कौन से दिए हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो आज हम इस वीडियो में न्यूट्रिशन को पूरा बेसिक लेवल से लेके अपर लेवल तक पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, हर चीज को कवर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने कि लिखा है कि पहला टॉपिक न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रीशन है। और ये चारों प्रोसेस आपस में इंटरकनेक्टेड है, यानी ये सारे मिलते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं होगा तो रेस्पिरेशन भी नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो एक्सक्रीशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? लाइफ प्रोसेस बनाते हैं। लाइफ प्रोसेस सिंपल सा बात करें तो जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना बेसिक फंक्शन कर सके, बेसिक फंक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस में पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड and it is used to get energy, growth, repair and maintain the body function. न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को अपने सराउंडिंग से लेता है और उस फूड का इस्तेमाल करता है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, बॉडी के रिपेयरमेंट के लिए, सेल के रिपेयरमेंट के लिए, सेल ग्रोथ के लिए और बॉडी का जो हर फंक्शन है उसको मेंटेन करने के लिए। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा, बहुत इजी डेफिनेशन है। देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने दो टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली वही करते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड सम ग्रीन अलगी। जो ग्रीन कलर के होते हैं वो कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड? कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड को प्राप्त करता है? यही क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी में। मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पे पढ़ाया जाएगा, हर बोर्ड को कवर कराया जाएगा। द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि जो एनर्जी और मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है जनरली वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है, एक समान होता है। बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वे, बट वो डिफरेंट वे में फुलफिल होता है। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल मटेरियल, फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंपल फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया। बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? CO2 और वाटर की मदद से अपना फूड बनाते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म आर द ऑटोट्रॉफ। और ये ऑर्गेनिज्म जैसे मैंने बोला फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है, तो यही कह रहा है कि दिस ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉफ। और ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं। इंक्लूड ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। इसमें सम बैक्टीरिया भी आ गए, जैसे ब्लू ग्रीन अलगी, उसके बाद सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। और बाकी जो कुछ ऑर्गेनिज्म है जो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि हम हो गए ह्यूमन बींग्स, हम हो गए एनिमल्स में सारे आ गए, बर्ड्स हो गए, एक्वेटिक एनिमल्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूज कर। चलो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में आते हैं। Autotrophic nutrition is a process by which autotroph take in substance from the outside and convert them into a storage form of energy। कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है ऑटोट्रॉप जिसमें ऑटोट्रॉप
सबस्टांस को टेक करते हैं अपने सराउंडिंग से, अपने आउटसाइड के एरिया से, उसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में। एंड इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। और इस प्रोसेस में क्या कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल। ठीक है, बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। और ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे इसका यूटिलाइज होता है, ये यूटिलाइज होता है प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल की हेल्प से, और उसमें CO2 और वाटर की मदद से वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। और वो कार्बोहाइड्रेट्स का यूटिलाइजेशन होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। सिंपल सी बात कर रहे हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। द इवेंट्स ऑकर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सा इवेंट होता है उसी के बारे में बताया जा रहा है। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी takes place through chlorophyll which presents in the chloroplast of mesophyll cells। आपको पता है कि जो लिप्स होते हैं ना, ये जो लिप्स हो गए, इनमें मेसोफिल सेल्स होते हैं। और इन मेसोफिल सेल्स में एक सेल ऑर्गेनल्स होता है क्लोरोप्लास्ट। और उस क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से प्लांट के पत्ते ग्रीन दिखाई देते हैं, आपको पता होगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, जो सनलाइट होता है वो क्लोरोफिल के थ्रू ही एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, उस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में ATP के फॉर्म में एनर्जी बनते हैं, और उस एनर्जी को क्या कहा जाएगा, केमिकल एनर्जी, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी बनी, इसीलिए उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, केमिकल एनर्जी। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में। रिडक्शन किसको होता है, रिडक्शन वो होता है जिसमें हाइड्रोजन गेन हो, हाइड्रोजन का नंबर बढ़े। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उनका फॉर्मूला मान लो ग्लूकोज C6H12O6। हाइड्रोजन का नंबर देखो कितना बढ़ गया, 12। पहले हाइड्रोजन था ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो रिडक्शन होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन याद कर लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले इसमें CO2 प्लस वाटर सनलाइट के प्रेजेंट में, साथ में क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसलिए फोटोसिंथेसिस ओनली ग्रीन प्लांट में होता है। ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ग्लूकोज, साथ में रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, और रिलीज होता है वाटर, एंड रिलीज होता है एनर्जी। बैलेंस करना चाहोगे तो 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 12H2O, और यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन 24, 12 यहाँ पे भी 6H2O। तो ये हमारा बैलेंस भी हो गया, और ये हमारा रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, इसको याद कर लीजिएगा। CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट। ये कभी कभी डायग्राम आपको पूछ लेता है, तो इसीलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जैसे ये रिबकेज होते हैं, लैमिना लीफ ब्लेड जिसको कहते हैं, इसमें वैन लगे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू होते हैं जो कि कंडक्शन में हेल्प करते हैं फूड और वाटर का। ठीक है, जब इसको जूम करके देखा गया माइक्रोस्कोप में, तो ये इसका ऊपर लेयर वैक्सिकल क्यूटिकल होता है। अपर एपिडर्मिस आपको आप पढ़ेंगे क्लास 12th के मॉर्फोलॉजी चैप्टर में, आप पढ़ेंगे एनाटॉमी चैप्टर में इसके बारे में। ठीक है,
तो अभी आप क्लास 10th में, इसलिए उतना एडवांस नहीं जाया जाएगा। बाकी जब एनाटॉमी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वैक्सी क्यूटिकल क्या होते हैं, अपर एपिडर्मिस क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के बीच में ये एयर स्पेसेस होते हैं, गार्ड सेल होते हैं, ये हमारा लोअर और मतलब ये आपको ना इसका स्ट्रक्चर दिखाने की बात कर रहा है, लीव्स के अंदर के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है बेसिकली, ठीक है। आगे बात करें स्टोमाटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वीवीआई है। The teeny pores which present on the surface of lips is called stomata. आपने लिप्स को अगर ध्यान से देखा होगा कंसंट्रेट करके, तो उसके सरफेस पे एक छोटी छोटी पोर्स होती हैं, छोटी छोटी छेद की तरह होती हैं। उन्हीं पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, और ये किस में मदद करता है, गैसियस एक्सचेंज में। गैसियस एक्सचेंज यानी रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, और एस्पिरेशन में O2 इनटेक होता है और CO2 रिलीज आउट होता है, ठीक है। द लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा फ्रॉम द लिप्स ऑफ द प्लांट। कह रहा है कि द लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा, प्लांट के लिप्स जो होते हैं उनसे वाटर का लॉस होता है, वो किसके थ्रू होता है, स्टोमाटा के थ्रू होता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। मेनली ट्रांसपीरेशन अकर्स टेक्स प्लेस थ्रू गार्ड सेल, और मेनली जो ट्रांसपीरेशन होता है वो गार्ड सेल की मदद से होता है। आपको समझाऊं तो गार्ड सेल एक क्या होता है, दरवाजा टाइप्स का होता है, ठीक है। बिकॉज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए स्टोमेटल पोर इज डिटरमाइंड बाय गार्ड सेल। आगे डायग्राम है, उसमें मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। व्हेन गार्ड सेल एब्जॉर्ब वाटर दे स्वेल अप, जब गार्ड सेल वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो वो फूल जाता है, स्टोमेटल पोर उससे ओपन हो जाते हैं। आफ्टर दैट लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, वाटर का लॉस होता है। आफ्टर ट्रांसपिरेशन गार्ड सेल श्रिंक, और जैसे ट्रांसपिरेशन खत्म होता है गार्ड सेल से वाटर के लॉस होने के कारण वो फिर से अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है, और इससे स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाते हैं। अगर आपको इतनी बातों से समझ नहीं आया होगा तो यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम से समझते हैं। देखिए जैसे ये आपका डाइकोट प्लांट है ना, उसका स्टोमाटा का डायग्राम है, ठीक है, डाइकोट प्लांट। आप देखो तो देखो क्या, ये किस तरह दिख रहे हैं आपको, बीन शेप दिख रहे हैं, ठीक है। तो याद रख लेना डाइकोट प्लांट का जो स्टोमाटा होता है, जो गार्ड सेल होते हैं वो बीन शेप के होते हैं। तो जब वाटर को ये एब्जॉर्ब करेगा, अब वाटर लॉस कब होता है, जब लिप्स में पानी ज्यादा हो जाए। तो लिप्स में पानी ज्यादा होगा, गार्ड सेल वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करने से ये फैलेगा, और फैलने से जो बीच का इसका स्टोमेटल पोर है वो खुल जाएगा, और इससे वाटर का लॉस हो जाएगा। आफ्टर ट्रांसपीरेशन जब वाटर का लॉस हो जाएगा तो ये गार्ड सेल फिर से अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा, नॉर्मल शेप में आ जाएगा, और स्टोमेटल पोर क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसलिए देखिए ए जो फिगर ए है उसमें स्टोमेटा खुला हुआ है, फिगर बी में स्टोमेटा बंद हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पूरा कवर कर लिया। अब बारी है हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में बेसिकली प्लांट्स के बारे में पढ़ा जाता है, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा जाता है, फिर वहीं पे स्टोमाटा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ये कह रहा है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में, कह रहा है कि एक ऐसा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे बंदों पे निर्भर करते हैं। बंदा बोल दिया कोई बात नहीं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे निर्भर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर्बीवोरस जो शाकाहारी जीव हैं किस पे डिपेंड करेंगे, ग्रीन प्लांट पे। कार्निवोरस
कार्निवोरस जो मांसाहारी जीव हैं वो डिपेंड करते हैं मिल्क, मीट, एग, और ये किससे हम प्राप्त करते हैं? अदर एनिमल्स, जो कि या तो हर्बीवोरस होते हैं या तो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। कार्निवोरस डिपेंड ऑन मिल्क, मीट, एग, इन पे डिपेंड करते हैं जो कि हम अदर एनिमल से गेट करते हैं। तो ह्यूमन आर ऑल्सो कार्निवोरस। हर्बीवोरस भी है, कुछ लोग हर्बीवोरस भी हैं, तो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करते हैं। जो कार्निवोरस है वो अपने फूड के लिए एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। और ये भी एनिमल्स जिस पे हम डिपेंड कर रहे हैं वो भी इनडायरेक्टली रूप से किस पे डिपेंड कर रहा है? वो भी ग्रीन प्लांट पे डिपेंड कर रहा है। हम भी इनडायरेक्टली रूप से जो कार्निवोरस है वो भी ग्रीन प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो मेन यहाँ पे ग्रीन प्लांट है जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना पोषण करता है। फंगी एंड बैक्टीरिया डिपेंड ऑन होस्ट बॉडी। आपको पता है कि जो भी हम बीमार होते हैं या तो फंगी की वजह से होते हैं या तो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। वायरस को हम ना लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं और ना नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो एक क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर होता है, उसको बाद में समझेंगे। तो फंगी और बैक्टीरिया डिपेंड करते हैं होस्ट बॉडी पे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। पहला है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें फंगी बैक्टीरिया क्या कहते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं। दूसरा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को थोड़ा सा समझना होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी जो एनिमल्स है, जो जीव है, वो अपने आसपास की इन्वायरमेंट से, अपने आसपास के वातावरण है, ओबियसली जिस कंडीशन में वो रहेगा, जिस इन्वायरमेंट में रहेगा, उसकी बॉडी उसके अनुसार अडेप्ट हो जाएगी। और जैसे अडेप्ट होगी वैसे ही हम वहाँ हमारा रहन सहन होगा, हमारा खाना पीना होगा, वैसे हम क्या करेंगे? वहाँ पे अपना खान पीन करेंगे, अपने आसपास के सराउंडिंग से फूड को इनटेक करेंगे। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह रहा है कि इसमें भी सम फंगाई एंड सर्टेन बैक्टीरिया होगा जो हमारे बॉडी में रहते हैं। हमारे बॉडी उनके लिए एक होस्ट बॉडी रहता है जहाँ पे वो रह के अपना न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। तो ये होते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। फंगी, आपको जैसे पता होगा दांत खाज खुजली, ये किसके वजह से होता है? फंगी की वजह से। डेंड्रफ किसकी वजह से होता है? फंगी की वजह से होता है। तो ये हमारे लिए पैरासिटिक है, ठीक है। तो यही 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड? अब हेट्रोट्रॉपिक में ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं? द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर। इसमें जो फूड होता है और उसका तरीका अलग होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। और बहुत जो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें उनमें क्या पाया जाता है? उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है वेरियस ऑर्गेनिज्म में। जैसे अभी सिंगल सेल की बात करते हैं, तो इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, उसमें फूड को उसके एंटायर सरफेस के थ्रू इनटेक कर सकते हैं। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होने लगता है, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म देयर फंक्शन। अलग अलग पार्ट स्पेशलाइज होते हैं फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। For example, amoeba takes place in using temporary figure-like extraction of the cell surface which fuse the food particle forming a food vacuole। मतलब कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल एमीबा में जो आपको पता है फिंगर लाइक एक्सट्रैक्शन होता है और इसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। और इसी की मदद से क्या करता है? फूड को एनगल्फ करता है, अंदर खींचता है अपनी ओर। और जब फूड इसके अंदर जाता है तो फूड वैक्यूल बनाता है और फिर यहाँ पे फूड वैक्यूल में कुछ सर्टेन एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, इसका डाइजेशन कंप्लीट होता है और फिर एमीबा अपने नॉर्मल शेप में जैसे रहता है वो करने लगता है, ठीक है।
The inside the food vacuole complex substance are broken down into simpler one. फूड वैक्यूल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सबस्टांस होते हैं वो सिंपल में टूट जाते हैं, विच देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं यानी चले जाते हैं। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल मूव, और जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं उसके सरफेस ऑफ द सेल से मूव आउट, बाहर निकल जाते हैं। इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपको पता है कि पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द सेल हैज ए डेफिनिट शेप, और इस सेल के पास डेफिनिट शेप होता है। मतलब बात है कि अमीबा होता है ना, उसका कैसा भी शेप हो सकता है, इनडेफिनिट, लेकिन जो पैरामीशियम होता है उसका डेफिनिट शेप होता है। फूड इज टेकन इन द स्पेसिफिक स्पॉट, और वहां पे फूड स्पेसिफिक स्पॉट से टेक किया जाता है। फूड इज मूव टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ द सीलिया, और फूड को स्पोर्ट्स के पास पहुंचाया जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, विच कवर द एंटायर सरफेस, जो कि आपको भी पता है जैसे ये पैरामीशियम है, इस पे ना छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सीलिया, और यही क्या करता है, फूड को उसके स्पोर्ट तक पहुंचाता है। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई फूड लाइक स्ट्रक्चर है, फूड पार्टिकल है अमीबा के लिए, उसके आसपास उन्होंने स्यूडोपोडिया का अरेंजमेंट किया, फूड को इनटेक किया, फूड वैक्यूल बना। फूड वैक्यूल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल वो सिंपल में टूटा, सॉल्युबल हुआ, बाकी जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है उनको बाहर निकाला गया, थ्रोन आउट किया गया, और फिर अमीबा क्या हुआ, अपने फिर से नॉर्मल शेप और साइज की तरह दिखने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे अमीबा में भी न्यूट्रिशन खत्म होता है। आपसे पूछेगा तो ये डायग्राम बनाना, और ऊपर जो हमने लाइन लिखा है कि स्यूडोपोडिया के थ्रू पकड़ेगा, फिर फूड वैक्यूल क्रिएट होगा, फूड वैक्यूल में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल फूड मटेरियल में टूटेंगे, ब्रेक डाउन होंगे, उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड को फिर से बाहर निकाल दिया जाएगा, और डाइजेस्टेड फूड को डिफ्यूजन के थ्रू साइटोप्लाज्म में अंदर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो देखिए, इन ह्यूमन न्यूट्रिशन इज कंप्लीटेड इन 5 स्टेप्स। ह्यूमन में न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में कंप्लीटेड होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड द लास्ट स्टेप इज इजेशन। ठीक है, तो इंजेशन क्या होता है, टेकिंग फूड इनटू द माउथ फ्रॉम देयर सराउंडिंग। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अलग अलग सराउंडिंग में रहते हैं, और उस सराउंडिंग के एडेप्टेबिलिटी के अनुसार वहां से वो फूड को इनटेक करते हैं माउथ के थ्रू। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन, टेकिंग फूड इनटू द माउथ फ्रॉम देयर सराउंडिंग। ठीक है, अपने सराउंडिंग से फूड को इनटेक करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडाइजेशन। डाइजेशन की बात करें तो ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेशन, ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड, इसमें कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है बाय द हेल्प ऑफ सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब देखिए, इसको मैंने इस फॉर्म में बनाया है, आप भी लिख सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के, आप लोग ले लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स फूड जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपल फूड में, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। ठीक है, आई होप को आपको समझ में आ रहा होगा। डाइजेशन बिगिंस इनटू द माउथ। डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बार पूछता है बच्चों कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे होता है, तो माउथ में होता है। ठीक है, डाइजेशन बिगिंस इनटू द माउथ बाय इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से फूड को इनटेक करते हैं और वो खाने को चबाना स्टार्ट करते हैं, तभी से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपको भी पता है कि टीथ किस में हेल्प करता है,
च्यविंग में, च्यविंग फूड को हम कहते हैं मास्टिकेशन। याद रखना, च्यविंग ऑफ फूड बाय द हेल्प ऑफ टीथ इज कॉल्ड मास्टिकेशन। ठीक है। सेलाइवा, सेलाइवा एक एंजाइम्स को कंटेन करके रखता है, जो उस एंजाइम्स का नाम है एमाइलेज, सेलेवरी एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है कि हम जो भी रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, उसमें होता है स्टार्च, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, वेरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और इस स्टार्च को एमाइलेज क्या करता है, माल्टोज में ब्रेक डाउन करता है। माल्टोज स्टार्च से एक सिंपल लेवल का कंपाउंड हो गया, एक सिंपल लेवल का मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है। इन फूड पाइप की बात करें, फूड पाइप, इन फूड पाइप में देयर इज नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन एसोफेगस। फूड पाइप को हम एसोफेगस भी कहते हैं, याद रख लेना, इसका ये दो नाम है। तो फूड पाइप में किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। फूड पाइप की लेंथ की बात करें तो 25 क्या cm, 25 सेंटीमीटर होता है। इट कनेक्ट बकल कैविटी टू द स्टमक। ये बकल कैविटी जो माउथ होता है ना, उसको किससे कनेक्ट करता है, स्टमक से कनेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, बकल कैविटी को। और ये हमारा फूड पाइप हो गया। पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट आकर्स इन फूड पाइप। फूड पाइप में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, यानी वेव की तरह, ये वेव की तरह होता है। क्या होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, उसी के बारे में बताया जाता है। रिदमिक कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स दैट पुश फूड टुवर्ड्स द स्टमक। देखिए पहले मसल्स क्या हो रहे, कंट्रैक्ट हो रहे, रिलैक्स हो रहे, कंट्रैक्ट रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स। यहाँ पे भी देखिए कंट्रैक्ट रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स। ठीक है। तो जो हमारे फूड पाइप में मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कंट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। उनका जो रिदमिक फ्लो है, जिसके वजह से फूड आगे की तरफ जा रहा है हमारे स्टमक की तरफ, इसी मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इतना आ गया होगा समझ में। ठीक है। अब डाइजेशन, स्टमक, स्टमक का डाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल ऑफ स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड विच रिलीजेस गैस्ट्रिक जूस व्हेन फूड कम्स इनटू द स्टमक। जब हमारा खाना पेट में आता है तो हमारा जो स्टमक का वाल है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड को कनेक्ट किया है, कंटेन करके रखा है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। जब खाना स्टमक में आता है, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होते हैं, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, इट प्रोटेक्ट वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। HCl आपको पता है कि एक एसिड है, और एसिड हमारे वॉल के लिए, स्टमक के हार्मफुल है। तो क्या करता है कि जो म्यूकस होता है वो, ये स्टमक का वॉल है, इसके चारों तरफ ऐसे अरेंज हो जाता है, जिससे HCl हमारे पेट में रिलीज हो तो ये हमारे वॉल को नुकसान ना कर सके, बर्न ना कर सके, जला ना सके। ठीक है। HCl क्या करता है, HCl किल द जर्म्स एंड बैक्टीरिया विच कम्स इनटू द स्टमक थ्रू फूड। फूड के थ्रू हमारे पेट में जो बैक्टीरिया और जर्म्स आ गए होते हैं उनको मार देता है। मेंटेन द एसिडिक मीडियम ऑन विच पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेटेड। ये क्या करता है, फूड का मीडियम एसिडिक कर देता है, और इसी एसिडिक मीडियम की वजह से जो पेप्सिन एंजाइम्स है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो प्रोटीन के डाइजेशन में एक अपना अहम रोल प्ले करने लगता है। ठीक है। पेप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। प्रोटीन के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको पेप्टोन्स में तोड़ता है पेप्सिन। तो अगर पूछे कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे होता है, तो आपको बोलना है कि डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है। लेकिन अगर पूछ ले कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होता है। ठीक है बच्चों, ये याद रखना
प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्टमक में होता है। अगला है, हर ऑर्गेन के बारे में पढ़ रहे हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगला है हमारा डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमेंट्री कैनल का सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई पार्ट है तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि यहाँ पे लीवर भी अपना रोल प्ले करता है, पैनक्रियाज भी अपना रोल प्ले करता है, और इंटेस्टिनल जूस भी यहाँ पर अपना एक अलग रोल प्ले करते हैं। तो ह्यूमन डाइजेशन का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। ये एलिमेंट्री कैनल का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट पार्ट है 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर का होता है, डिपेंड अलग अलग आदमी पे डिपेंड करता है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन, डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हैज 3 पार्ट, इसके पास भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है जो कि स्टमक से कनेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। जैजनम, जैजनम क्या है? इट प्ले ए की रोल इन द कंटिन्यूड केमिकल डाइजेशन फूड। लगातार डाइजेशन हो रहे फूड में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जैजनम। मिडल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, मिडल सेगमेंट्स, और लास्ट पार्ट है इलियम। जब फूड कंप्लीटली डाइजेस्टेड हो जाते हैं तो इलियम में आते हैं, वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है सिंपल न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, सिंपल न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है। लीवर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लीवर का डाइजेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लीवर also play an important role in digestion. It produce bile juice which is stored in the gallbladder. लीवर क्या करता है? बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है और उसको स्टोर कहाँ पे करता है? अपने पार्ट के गैल ब्लेडर में। इट हेल्प इन ग्लाइकोजिनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलिसिस, ये समझना होगा। देखिए, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा? लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करेगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। यहाँ पे दिया है ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है, और जब मान लो जब कोई फास्टिंग करता है तो उस दिन वो कुछ खाता नहीं है, तो जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होगा, कम होगा, तो जो ये ग्लाइकोजेन मसल सेल में स्टोर करके रखा है लीवर भैया, वो क्या करेंगे? वो इस ग्लाइकोजेन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस, तो याद रख लेना, ग्लाइकोजिनेसिस क्या होता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनना, और ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज बनना। ठीक है, बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये भी क्वेश्चन में पूछता है, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू ए स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट बाय द हेल्प ऑफ बाइल जूस। जैसे सुनो, ये फैट का एक लार्ज मॉलिक्यूल्स है, फैट लार्ज मॉलिक्यूल्स है। बाइल जूस क्या करता है? इसको स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, बाइल जूस दूसरा काम क्या करता है? फूड का पीएच जो एसिडिक हो गया था उस पे अल्कलाइन पीएच का प्रभाव डालता है, इफेक्ट करता है, जिससे फूड का लेवल क्या हो सके? ओवरऑल न्यूट्रल हो जाए। क्योंकि आपको भी पता है एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं, जो कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये हमारा लीवर का रोल हुआ। एक और रोल क्या करता है लीवर? डिटॉक्सीफाई द
टॉक्सिक सबस्टांसेस, जो भी जहरीले सबस्टांस होते हैं उनको अजहरीला करता है। जैसे हम अल्कोहल स्मोकिंग वगैरह करते हैं, हम नहीं बाकी जो लोग करते हैं, तो टॉक्सिक्स को ले रहे हैं। जो हम इतने ऑयली चीज खाते हैं ये भी हमारे लिए टॉक्सिक है। तो इनको बार बार डिटॉक्सी करने का जिम्मेदारी कौन ले लिया है? लीवर। इसीलिए जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनका लीवर एंड किडनी जल्दी खराब होता है। किडनी क्यों खराब होता है वो हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन वाले यूनिट में, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज द एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। आपको पता है कि पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन भी है। हार्मोन भी बनाता है, इंसुलिन, ग्लाइकोजेन, ठीक है, ग्लूकोजेन। ये दो प्रकार के हार्मोन्स बनाता है जो कि क्या होते हैं? एंडोक्राइन होते हैं। और ये कुछ ऐसे सबस्टांस जो रिलीज करता है जिसकी वजह से ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन तो बनाते हैं? इंसुलिन एंड ग्लूकोजेन, ठीक है। ये दो टाइप्स के हार्मोन बनाता है। एक शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, एक शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। एक डिक्रीज नहीं करता है, एक मेंटेन करके रखते हैं दोनों, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस दोनों मिलते हैं। दोनों मिलकर क्या करते हैं? स्टार्च को पहले, देखिए माउथ में ना कुछ स्टार्च का डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस दोनों मिलकर क्या करते हैं? स्टार्च को माल्टोज में बदल देते हैं। जो पार्शियली स्टार्च के मॉलिक्यूल्स बच गए होते हैं उनको फुल्ली माल्टोज में बदलते हैं, और माल्टोज को फिर किस में बदलते हैं? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज आपको पता है इट इज द सिंपल न्यूट्रिएंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन की एंजाइम्स की मदद से होता है? तो माल्टेज और एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है, और माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है। और ग्लूकोज तो आपको पता ही है इट इज द सिंपल न्यूट्रिएंट्स, स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। देखो क्या होता है कि जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट हैं उनको किस में तोड़ दिया जाता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। किस एंजाइम्स की मदद से? यहाँ पे लाइपेज होगा, प्रिंटिंग हो गया है, LIPASE, लाइपेज एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है। फिर पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में तोड़ दिया जाता है। किस एंजाइम्स की मदद से? ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम्स होता है, वो क्या करता है? प्रोटीन के पेप्टोन्स को एमिनो एसिड्स में तोड़ देता है। आपको पता है पेप्टोन्स कहाँ बने थे? स्टमक में बने थे, बाय द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम्स? पेप्सिन एंजाइम्स, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे चल के पूरा हमारा डाइजेशन खत्म होता है। सबसे बड़ा टॉपिक है डाइजेशन। अब हमारा जो डाइजेशन कंप्लीट हुआ है उससे जो हमारा सिंपल न्यूट्रिएंट्स बने हैं उनका एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है, ताकि उस सिंपल न्यूट्रिएंट्स का यूज हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में हो सके, हमारे बॉडी का हर एक सेल उस सिंपल न्यूट्रिएंट्स का यूज कर सके फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी बनाने के लिए। तो आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू माइक्रोविलाई। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है, इससे ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, और इसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं माइक्रोविलाई। ये क्या करता है? सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से सिंपल न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो सके और उसको ब्लड स्ट्रीम में भेजा जा सके। एब्जॉर्ब करके ये क्या करता है? उसको ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। माइक्रोविलाई इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो ये इजी टॉपिक है, आपको ये तो आ ही गया होगा। एसिमिलेशन,
अब जो फूड ब्लड स्ट्रीम में गए हैं, अब उनका सेल क्या करता है, उन सिंपल न्यूट्रिएंट्स का यूजेस करता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, और इस एनर्जी का इस्तेमाल करता है वो लाइफ प्रोसेस के अलग अलग फंक्शन करने में। उस एनर्जी से अपनी बॉडी की ग्रोथ करेगा, उस बॉडी से अपने सेल का रिपेयरमेंट करेगा, उस एनर्जी से अपने बॉडी के हर एक पार्ट को स्वस्थ रखेगा, जो लाइफ प्रोसेस है वो करेगा। देखिए क्या, मैंने पहले ही बोला था सारा प्रोसेस आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय सेल्स फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट, सब करने के लिए, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड स्ट्रीम टू द सेल, और ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। ओ सॉरी, जो ये न्यूट्रिएंट्स है ये सेल तक पहुंचते हैं किसके थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में, ये क्या होता है अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसिमिलेशन भी आ गया होगा समझ में। लास्ट है इजेशन। इजेशन क्या है, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे लिए बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उनको बॉडी से बाहर निकाल देना, किसके थ्रू, एनएस के थ्रू। एनएस इज द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी थ्रू एनएस, ठीक है। इट इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस, अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर इन लार्ज इंटेस्टाइन। जो इजेशन होता है उसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड बनते हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड को कहाँ स्टोर करके रखा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जान लो, लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, नॉट इवन प्ले एनी रोल इन डाइजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन के पास 3 पार्ट होते हैं, कैक्यूम, कोलोन और रेक्टम। कैक्यूम फर्स्ट पार्ट होता है, कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट। अगर कोई पूछा जाएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन का लार्जेस्ट पार्ट कौन होगा, तो कोलोन होगा, जहाँ पे वाटर और सम इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, क्लोरीन हो गया, इनका, ठीक है। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर करके रखा जाता है, और उसको टाइम टू टाइम बायोलॉजिकल रिदम के अनुसार हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। जैसे भारत में सभी लोगों को सुबह में जाने की आदत है, आपको पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ सुबह में जाने की, ठीक है। तो हमने न्यूट्रिशन को कवर कर लिया है, आपको भी पता है कि बेसिक से हमने शुरुआत किया था, और आपको न्यूट्रिशन में हर एक स्टेप मैंने बताया, हर एक स्टेप को, और एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आप भूल नहीं पाइएगा न्यूट्रिशन, इतना आसान तरीके से मैंने समझाया है। तो इसी के साथ थैंक यू कहने का समय आ गया है, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।